जून 2026 में अंतिम ब्रेक थ्रू टनल है। अंतिम ब्रेक थ्रू कहाँ किया गया? जोजिला सुरंग। जोजिला सुरंग का निर्माण किस मुख्य पर्वत श्रृंखला को काट कर किया जा रहा है? तो जोजिला सुरंग पहले मानेंगे। जोजिला सुरंग हिमालय माउंटेन रेंज का जास्कर रेंज का पार्ट है। अब जोजिला सुरंग के बारे में कुछ जानेंगे। जोजिला सुरंग पहले किसको, जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ रही है? कश्मीर को इधर लेह से जोड़ रही है। तो यहाँ से है स्थान जोजिला के पास है, गांधरबल जिला जम्मू कश्मीर में है। तो कितनी लंबाई का है? 14.5 किलोमीटर का है, कि सबसे लंबी सुरंगों में से एक है। अंतिम ब्रेक थ्रू का मतलब है कि जिससे रास्ता आर पार, मतलब एक छोर से दूसरी छोर जाया जा सके, तो इसीलिए उसको अंतिम ब्रेक थ्रू नाम दिया गया। अंतिम ब्रेक थ्रू, BREAK, ब्रेक थ्रू। लद्दाख को हर मौसम में क्या करेगा? कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तब हम लोग कुछ जोजिला सुरंग के बारे में पढ़ लेते हैं। जोजिला टनल, जोजिला टनल, जोजिला टनल या जोजिला टनल, ये कहाँ से कहाँ तक शुरुआत होगी? तो बालटाल से शुरू होके, बालटाल, कश्मीर का बालटाल है, बालटाल से शुरू होके कहाँ तक जाएगी? मीना मार्ग, मीना मार्ग को जोड़ेगी। तो मीना मार्ग कहाँ है? लद्दाख में है। और बालटाल किधर है? कश्मीर का पार्ट है। ठीक है, पहला ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा है क्या? इसको बनाने वाली कौन सी ब्रेक, इसका काम, ये कितने किलोमीटर लंबा सुरंग है? 13.15 किलोमीटर लंबा सुरंग है। NH-1A पे स्थित है ये सुरंग। और इसको निर्माण कौन सा करेगा? न्यू ऑस्ट्रियन टनल से, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, टनलिंग मेथड, NATM, न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड के द्वारा इसका उद्देश्य कराया जा रहा है। लद्दाख को क्या करेगा? पूरे साल गर्मियों और सर्दियों में क्या करेगा? कनेक्टिविटी देगा, कनेक्टिविटी प्रदान करेगा पूरे साल लद्दाख में। ये सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और सैन्य रूप से भी महत्वपूर्ण है। यात्रा का समय जो पहले 1.5 घंटा लगता था, उसको 15 मिनट कर दिए गया ये सुरंग। और इसके बाद क्या है? इसमें जो लंबाई इसका है, और ये जास्कर पर्वत श्रेणी से है। जास्कर, JANS के जास्कर पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, जो कि क्या है? ग्रेट हिमालयन का पार्ट है। ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन का पार्ट है। ग्रेट हिमालयन का पार्ट कौन है? जास्कर श्रेणी का पार्ट है। अब क्या है? अब इसमें 14 किलोमीटर, समय में कटौती बता ही दी है आप लोग को। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि जैसे ये टनल, ये जो टनल बन रहा है घोड़े का आकार का है, हॉर्स शू टनल है। इसमें क्या है? एक तरफ से आवाजाही होगी, एक तरफ से, मतलब ऐसा टनल है कि दोनों तरफ से आवाजाही, मतलब एक ही, दोनों तरफ से आने और जाने दोनों का रास्ता है, ना कि सिंगल सिंगल बनाया गया है। तो इससे क्या है? इससे कॉस्ट इफ़ेक्ट पड़ा है, मतलब कम खर्च में ये बन गया है। अगर अलग अलग बनाते, आने का अलग जाने का अलग, तो कॉस्ट ज़्यादा लगता। अब न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड के बारे में पढ़ते हैं। न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड क्या है? ये जो गोल जैसा जो ये रहता है साँचा, जिससे हम लोग टनल बनाते हैं, इसमें है कि पहले क्या ब्लास्ट होता था, अब है कि जहाँ पे जो कंक्रीट बचा हुआ हार्ड सरफेस, उसी को तोड़ा जाता है। ये कब तक चालू होने की संभावना है? 2028 तक चालू होने की इसकी संभावना है। अब हम लोग इसमें पढ़ें। अब यही जोजिला सुरंग है, क्या है? पूरे साल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा जोजिला सुरंग। रणनीतिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रणनीतिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सर्दियों में जो बर्फबारी के कारण बंद रहने वाले जोजिला बंदर अब साल भर संपर्क बना रहेगा। बालटाल से मीना मार्ग को जोड़ेगा। मीना मार्ग कहाँ है? बीच में जोजिला सुरंग है। सैन्य, सामरिक, आर्थिक दृष्टि, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार को और स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। 13.15 किलोमीटर का है, NH-1 पे स्थित है। बालटाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और मीना मार्ग लद्दाख में है। जास्कर पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ग्रेट हिमालयन रेंज में आता है। न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड से इसको बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तकनीक से बनाया गया है? न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड से।
यात्रा का समय 1.5 घंटे से 15-20। अब देखिए सुरंग जो बना है, सुरंग दर्रा होकर पहले जो यात्रा होती थी यहाँ से जाके ऐसे ऐसे होती थी, अब है कि डायरेक्ट यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ से जाना रहेगा, अब यह डायरेक्ट निकल जाएगा, तो इससे क्या होगा, पहले 1.5 घंटे। अब है निम्न में से किसे बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। तो बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है, के सत्यनारायण राजू को दिया गया। के सत्यनारायण राजू केनरा बैंक के एमडी और सीईओ थे। बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने केनरा बैंक क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया था। लगभग 4 दशक बाद, 40 वर्ष बाद इन्हें यह सम्मान दिया गया। स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, बेंगलोर कर्नाटक में। स्थापना 1 जुलाई 1906। अब हम कुछ रिसेंट अवार्ड और ऑनर के बारे में पढ़ लेते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया, मेजर अभिलाषा बारक को दिया गया है। क्यों दिया गया था, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में इन्हें लेबनान भेजा गया था और वहाँ उन्होंने महिलाओं के शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति काम किया था, जागरूकता बढ़ाई थी, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। भारतीय मूल के 2 वैज्ञानिक दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापोंगबे से सम्मानित किए गए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, भारत रत्न है। भारत रत्न है, उसके बाद 3 सम्मान और है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो अभी हम लोग पद्म श्री का भी चर्चा किए थे। तो वैसे ही साउथ अफ्रीका में सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन घेड़ा को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हें क्यों दिया गया था, तो उन्होंने दवाई अपने मेडिकल क्षेत्र में दवा का विकास किया था, इन्हें इसीलिए उनको दिया गया है। भारतीय युवा वैज्ञानिक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड प्रदान किया गया। किनको दिया गया, डॉक्टर शेखर सुमन को दिया गया है। लेखिका यांग सुआंग जी को किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, तो ताइवान ट्रैवलॉग के लिए। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको दिया जाता है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जैसे कोई भी चीज़ फंडामेंटल, जैसे मूल रूप से चाइनीज़ के मंदारिन लैंग्वेज में लिखा गया किताब है, लेकिन अगर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं तो भी उस किताब को बुकर में शामिल कर लिया जाता है। इसीलिए यांग सुआंग जी को क्या दिया गया है, ताइवान ट्रैवलॉग के लिए। पिछली बार हार्ट लैम्प को दिया गया था। हार्ट लैम्प किन के द्वारा रचित है वो बताइएगा आप लोग। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 किसे दिया गया है, सूडानी पत्रकार सिंडिकेट को दिया गया है। अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पे कौन है, तो नॉर्वे है। नॉर्वे क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पे है। और करप्शन में कौन टॉप पे है, वहाँ तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम करप्शन होता है वो आप लोग कमेंट में बताइए। सुपर्णा शर्मा के साथ भारतीय चित्रकार और इलस्ट्रेटर आनंद आरके को 2026 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सुपर्णा शर्मा और आनंद आरके को क्या किया गया, पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार किसको दिया गया, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को दिया गया है। और असम के डॉक्टर अतुल नाथ को ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स 2026 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अतुल नाथ को ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स। और 13वां सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार किसको दिया गया है, वयोवृद्ध हिंदुस्तानी गायक सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित को दिया गया है। और एबेल पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है, एबेल पुरस्कार किस में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, मैथ के क्षेत्र में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। जर्मन के प्रसिद्ध गणितज्ञ गर्ड फाल्टिंग्स को दिया गया है एबेल पुरस्कार। ज्ञानपीठ अवार्ड 2026 किसे दिया गया है, तो बैरामुथु को दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और 2026 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे दिया गया है, कावेह मदनी को दिया गया है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी कहाँ है, स्टॉकहोम है, वहीं पे ये पुरस्कार जल पुरस्कार दिया जाता है। और उसके अलावा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, बांग्ला लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान। संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जयंती कुमारेश को संगीत कला निधि का पुरस्कार दिया गया है। और एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे, भारत के हरित क्रांति जनक के कौन थे, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति लाई थी। तो एम.एस. स्वामीनाथन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव पुरस्कार दिया गया है। और विश्व जलवायु नेता सम्मेलन से ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किनको किया गया, जोगिनपल्ली संतोष कुमार को किया गया है। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किन्हें दिया गया, सयानी गुप्ता को चुना गया है। 5वें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया जा चुका है कैलाश सत्यार्थी को।
किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 किसको दिया गया है? नीता अंबानी, जो रिलायंस की फाउंडर हैं। नेतन चेतन स्क्रीन अवार्ड 2026 किसे दिया गया? बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धर को दिया गया धुरंधर मूवी के लिए। और नेशनल बुक क्रिटिक सर्किल अवार्ड किसे दिया गया है? प्रखर भारतीय लेखक अरुंधति रॉय को दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट पुरस्कार एबेल पुरस्कार को याद कर लेंगे। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। जर्मन के प्रसिद्ध गणित गार्ड फाल्टिंग्स को दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जनरेट भोकरेट अधिकार, इसको याद कर लेंगे, मेजर अभिलाषा बाराक को दिया गया है। और दो वैज्ञानिक जो सर्वोच्च नागरिक दिया गया है, प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन घेड़ा को दिया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में इनोवेटर अवार्ड किसको दिया गया है? शेखर सुमन को दिया गया है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज ताइवान ट्रैवलर को दिया गया है। तो ये हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट याद करके अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाल ही में प्रथम तेजपुर लीची, जो तेजपुर लीची है, तेजपुर कहाँ है? तेजपुर है असम में। वहाँ की लीची को पहली अंतर्राष्ट्रीय जो खेप है दुबई और सिंगापुर को निर्यात किया गया। निर्यात का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब यहाँ की लीची को दुबई और सिंगापुर भेजा गया है। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि ये कहाँ की लीची है? तो असम की लीची है। असम में तेजपुर है तो वहीं की लीची है। ये मीठे होते हैं, इनका पतला रेशा होता है और ये काफ़ी मीठे होते हैं। सुगंध और गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अपने आकार के लिए, मिठास के लिए, सुगंध और गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है असम की तेजपुर लीची। इसको जीआई टैग हमेशा कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। फिर इसके बाद रिन्यूअल किया जाता है। भारत में पहला जीआई टैग किसे दिया गया है? 2004 में दिया गया है। दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। दार्जिलिंग की चाय को 2004 में जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन टैग दिया गया। कुल जीआई टैग अभी कितने हैं? 658 हैं 2026 तक। और पहला जीआई टैग बताएं 2004 में दार्जिलिंग चाय को। सबसे ज़्यादा जीआई टैग पाने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु है, जहां से 56 जीआई टैग मिला है। जीआई रजिस्ट्रेशन का स्थान कहाँ है? चेन्नई में होता है। और पंजीकृत मुख्य अधिनियम 1999 में बना था और 2003 से लागू हुआ है। 1999 में जीआई का अधिनियम बना, 2003 से लागू हुआ। ये किस किस समझौते के तहत हुआ था? ट्रिप्स समझौता और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत इसका हुआ। 10 वर्ष की वैधता होती है और बहुत बार नवीकरण हो सकता है, मतलब रिन्यूअल बहुत बार हो सकता है। भारत के प्रमुख जीआई टैग के बारे में अब चर्चा किया गया है। दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल की चाय है। ये कहाँ से? कृषि के क्षेत्र में है। बासमती चावल, बहुत सारा बासमती चावल राज्य जैसे बिहार के बासमती चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के भी दिया गया है। कांचीपुरम रेशम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। हस्तशिल्प में आता है। यह उच्च गुणवत्ता वाले रेशम और पारंपरिक बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश का है, बनारस का है। जटिल जरी वर्क और डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर का क्या है? रेशम है, कर्नाटक से। अभी मैसूर बढ़ाए थे ना, मलबरी रेशम, तो मलबरी रेशम से बना होता है। तो मैसूर का हस्तशिल्प है, इसके लिए इसको दिया गया है जीआई टैग। अल्फांसो आम कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। इसको कृषि के लिए दिया गया है। कश्मीर का केसर जम्मू कश्मीर से है, कृषि के में आता है। इसको भी जीआई टैग दिया गया है। शुद्धता, रंग और औषधीय गुण के लिए ये प्रसिद्ध है। पश्मीना शाल, ये जम्मू कश्मीर से है और ये क्या है? हस्तशिल्प है। इस बेहद मुलायम और गर्म ऊनी शाल के लिए प्रसिद्ध है। और पट्टचित्र कहाँ का है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का है। प्राकृतिक रंगों से बनी पारंपरिक चित्रकला होती है। और मधुबनी पेंटिंग को भी जीआई टैग दिया गया है। यह मधुबनी क्षेत्र में मिथिला कला की पारंपरिक चित्र शैली के लिए मधुबनी चित्रकला को भी जीआई टैग दिया गया। फेनी कहाँ का शराब है? चावल से बना शराब है, गोवा में है। और काजू और नारियल से बनी पारंपरिक शरबत नहीं है, शराब एक तरह से। नागपुर संतरा को भी जीआई टैग दिया गया, महाराष्ट्र के नागपुर। कुर्ग इलायची जो कि कर्नाटका में, उसको भी जीआई टैग दिया गया। पैठनी महाराष्ट्र में से है, विशिष्ट मोड़ डिजाइन और बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी जीआई टैग दिया गया। तंजावुर चित्रकला जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तंजावुर वहाँ कोई जगह है, वहाँ धार्मिक विषय और स्वर्ण पत्र का उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो मोटा मोटी याद रखना है कि ये सब चीज़ें कि कहाँ से कौन बिलोंग करते हैं और किस चीज़ के लिए जीआई टैग दिया गया है। अब एक जिला एक उत्पाद बिहार में सभी 38 जिलों के लिए उस समय के चीफ मिनिस्टर कौन थे? नीतीश कुमार के द्वारा एक जिला ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। अररिया के लिए मखाना था, अरवर के लिए दाल बेसिन था, औरंगाबाद का स्ट्रॉबेरी था, बांका का क्या था? कतरनी चावल था, भागलपुर का जर्दालू आम था, बेगूसराय का मिर्च था,
और भोजपुर या आरा का पारंपरिक मिठाई खुरमा या बेलगामी था। बक्सर का क्या था? बत्तीसा या पापड़ी था। गया का तिल है, जहाँ तिलकुट मिलता है। मेन हम जमुई का क्या है? आम है। जहानाबाद का मखाना है। कैमूर का क्या है? चावल है, क्योंकि चावल यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, भभुआ। कटिहार का मखाना हो गया। किशनगंज का क्या है? अनानास है। मधेपुरा का आम है। मधुबनी का भी मखाना है। मुंगेर का भी मखाना। मुजफ्फरपुर का लीची। नवादा का नालंदा का क्या है? आलू आधारित उत्पादन है। पटना का क्या है? बेकरी उत्पाद है। समस्तीपुर का हल्दी या लीची। सहरसा का भी मखाना है। मखाना यहाँ ज़्यादा है उस साइड, गंगा के उस साइड। रोहतास का चावल हो गया। सीतामढ़ी का लीची हो गया। सिवान का मशरूम। सुपौल का मखाना। और वैशाली किसको बोलते हैं? हाजीपुर का क्या है? शहद हो गया। पश्चिमी चंपारण में कृषि उत्पादन मसाले। एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या था? प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान वाली पारंपरिक कृषि या खाद्य उत्पाद को क्या देना है? बढ़ावा देना है, जिससे किसानों की आय बढ़े। और क्या, ब्रांडिंग करेंगे तो ये विदेश में जाएंगे, जिससे क्या होगा? विदेश में एक्सपोर्ट होगा, जिससे इन किसानों की आय बढ़ेगी। असम की प्रसिद्ध तेजपुर लीची की पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेप कहाँ? 7 जून 2026 को दुबई और सिंगापुर में क्या हुई? निर्यात हुई है। तो मुख्य खेप क्या है? 1 मीट्रिक टन का। तो 1 मीट्रिक टन मीन्स कितना होता है? 1 मीट्रिक टन। तो 1 टन में क्या होता है? 1000 किलो होता है। 10⁻³ kg होता है। तो 1 मीट्रिक टन भेजा गया है। कहाँ भेजा गया है? तो दुबई भेजा गया है। और 500 किलोग्राम कहाँ भेजा गया है? सिंगापुर भेजा गया है। तो अपीडा के द्वारा भेजा जाता है। अपीडा क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड मतलब जैसे टमाटर से चटनी बना ली है तो उसको प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं। प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, इसे एक्सपोर्ट हो गया। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपीडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपीडा के द्वारा ये चीज़ें भेजी जाती है देश के बाहर। पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार में एक बड़ी उपलब्धि है जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। जून 2022 में भी तेजपुर लीची की एक खेप लंदन भेजी गई थी। निर्यात में और कौन है? बम्बैया और शाही किस्में भी शामिल थी। मुख्य रूप से बम्बैया और शाही किस्में शामिल थी। कहाँ भेजा गया है? तो भेजा गया है संयुक्त अरब अमीरात, दुबई और सिंगापुर निर्यात किया गया है। अब असम के बारे में जान लेते हैं। असम का है? असम है नॉर्थ ईस्ट का चिकन नेक। नॉर्थ ईस्ट का पहला जैसे बोला जाता है असम को कि प्रवेश द्वार है। ठीक, पूर्वोत्तर भारत का क्या है? प्रवेश द्वार है, इसको असम को बोला जाता है। तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? वे अभी हिमंता बिस्व शर्मा हुए, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो असम बना है। पहला राज्य कौन है? गोवा है। दूसरा कौन है? पहला राज्य गोवा बना, दूसरा बना उत्तराखंड बना, तीसरा कौन बना है? असम बना है। समान नागरिक संहिता मतलब जितने भी लोग रहते हैं उन पे एक कोड लागू होगा। हिंदू मुस्लिम हो, जितने चाहे जो भी धर्म के, उन पे एक ही कोड लागू होगा। असम का जीआई टैग जोहा चावल को पहली बार कहाँ भेजा गया? यूके और इटली को निर्यात किया गया। असम में जो भूमिहीन परिवारों के लिए कौन सा योजना लॉन्च किया गया? मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत हुई। असम के मयंक चक्रवर्ती 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं। और काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, वहाँ क्या हुआ है? 57 फिशिंग कैट दर्ज की गई। कैट मतलब ये कैट श्रेणी में आता है ना सब। लियोपार्ड हो गया, चीता हो गया, टाइगर हो गया। अब 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन है? असम है। बोडो समुदाय को बोडो धर्म को अलग जनगणना कोड दिया गया। असम राज्य में मिला है बोडो समुदाय को। बोडो समुदाय वहाँ की जनजाति है। 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों पर आधार कार्ड बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश से इमिग्रेंट आके ज़्यादा निवास करते हैं, जिससे क्या होती है? देश में जनसंख्या संतुलन बढ़ता है, जिसके कारण वहाँ आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग कहाँ सुविधा? असम के मोरान में हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है। निजुत मोइना 2.0 भी लॉन्च कहाँ हुआ है? असम में। निजुत मोइना 2.0। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो देश के उपकरणों को ब्रह्मोस को बनाने में इनका हाथ है।
के साथ मिलकर असम के मिसामोरो में हेलीकॉप्टर रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल की आधारशिला रखी है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन भी कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। और रिवर टर्मिनल का भी उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। असम को विकास, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण को वैश्विक पहचान की दिशा में क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा। अब हाल ही में किस देश ने इजराइल के सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन नस्र, नस्र बोलते हैं, नस्र नहीं नस्र, ऑपरेशन नस्र किसको शुरुआत किया गया है? ईरान के द्वारा। ऑपरेशन नस्र क्यों शुरुआत किया गया? जब इजराइल ने ईरान पे अटैक किया तो ये तब ईरान शांति समझौते की ओर बढ़ रहा था, लेकिन बार बार शांति समझौते का सीज फायर का उल्लंघन करके इजराइल ने बार बार लेबनान की ओर हिजबुल्लाह के ठिकानों पे बमबारी की। इसके तहत ईरान ने भी ऑपरेशन नस्र लागू किया। ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है, जिसको IRGC बोलते हैं, ये क्या है? पूरे देश को कंट्रोल करती है IRGC। इसके हेड कौन थे? खामेनेई थे, अलीतुल्ला खामेनेई, जिनकी मौत अमेरिका के हमले द्वारा हो गई। जून 2026 में इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नस्र लागू किया। इस अभियान के तहत इजराइल के महत्वपूर्ण एयरबेस, जो इजराइल का एयरबेस है, जैसे नेवातीम और तेल नोफ पर कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है, ताकि वहाँ का एरोप्लेन, अगर एरोप्लेन का बेस ख़त्म होगा तब वे लोग क्या होंगे? कमज़ोर होंगे। यह हमला लेबनान और ईरान के रडार स्टेशनों पर हुए इजराइल हमलों की जवाबी कार्रवाई है। लेबनान में जो हमला कर रहा है इजराइल, ईरान का इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नस्र, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के खिलाफ ऑपरेशन नस्र शुरू हुआ। ये देखिए नेवातीम एयरबेस है और तेलनोफ एयरबेस है इजराइल में। और इधर क्या है? लेबनान है। लेबनान की राजधानी कहाँ है? लेबनान की राजधानी बेरूत हो गई। और इधर है जॉर्डन के बगल में, इधर ईरान है। अब इधर से आ रहा है नेवातीम नोनो जैसे महत्वपूर्ण एयरबेस, जहाँ से इजरायली सैन्य विमान संचालित होते हैं, इसीलिए वहाँ पे हमला किया गया है। अब ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। तेहरान हो गई। राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? मसूद पेजिशकियान है। और मुद्रा का है? ईरानी रियाल है, ईरानी रियाल है। अभी देखिए ईरान हो गया, ईरान की राजधानी तेहरान, उसके बगल में क्या है? इराक है, उसके ऊपर क्या है? टर्की है। और इधर क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जहाँ पे अभी आवाजाही बंद है, जिससे तेल के दाम और गैस के दाम में अथाह बढ़ोतरी संभव है। तो यहाँ पे किसका किसका हक है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे? ईरान का और ओमान का। तो इधर गल्फ ऑफ ओमान भी है, यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी है, और पारस की खाड़ी भी है, पर्सियन गल्फ भी है। तो ये हो गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये हो गया पर्सियन गल्फ, देखिए मैप में। और इधर यहीं से देश का 18 से 20% तेल पूरे देश में सप्लाई होता था, तो यही बंद है। अब ईरान का झंडा आपको बताया गया, IRGC का प्रतीक चिन्ह है। ऑपरेशन नस्र तो बता ही दिया गया आप लोग को। यह क्या है? सबसे ताकतवर सैन्य शाखा है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1979 में। इस्लामिक क्रांति के बाद देश की सुरक्षा और धार्मिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए IRGC की स्थापना की गई। IRGC का फुल फॉर्म क्या है? इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इसका नाम है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसको है? फारस की खाड़ी को अलग करता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को क्या करता है? जोड़ता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को स्टेट ऑफ हॉर्मुज जोड़ता है। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्ग है। भारत सही कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा होता है। मुद्रा बता ही दिए, ईरानी रियाल है। हालिया अभियान ऑपरेशन नस्र। अब विश्व के कुछ प्रमुख अभियान हैं। ऑपरेशन डेल्टा हंट कहाँ शुरू किया? गुजरात में शुरू किया गया। गुजरात में वन्य जीव की सुरक्षा और शिकारियों के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन हॉक आई कहाँ शुरू किया गया? अमेरिका में शुरू किया गया। अमेरिका ने सीरिया में आतंकी संगठन ISIS, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, के लिए ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन क्रैकडाउन कहाँ का है? तेलंगाना का है, जो साइबर अपराध नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। इसके मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में आंध्र प्रदेश अलग हुआ था भाषाई आधार पे, और उसके बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का गठन हुआ। ऑपरेशन जेरिको कहाँ का है? मिजोरम का है। मिजोरम की राजधानी कहाँ? ऐजवाल हो गई। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन हो गए? मिजोरम सरकार ने ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए कौन ऑपरेशन जेरिको अभियान चालू किया? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या है? अमेरिका और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। यह युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था। एपिक फ्यूरी
ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हो गया, अमेरिका इजराइल द्वारा शुरू। ऑपरेशन गजब लील हक क्या हो गया, गजब उल हक हो गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को नाम दिया गजब लील हक। पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में बोलता है कि हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाता है, उसको गजब लील हक नाम दिया गया। ऑपरेशन हिम राहत किसको दिया गया, भारतीय सेना ने सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम राहत लॉन्च किया। और ऑपरेशन शस्त्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया, दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन गलत भाषा के इस्तेमाल से निपटने के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन स्वदेश किसके द्वारा शुरू किया गया, जनवरी 2026 में ईरान में प्रदर्शन के दौरान फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए शुरू किया गया। और ऑपरेशन रेजपिल किसके द्वारा शुरू किया गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा शुरू किया गया रेजपिल। ऑपरेशन रेजपिल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा शुरू किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय सिंथेटिक ड्रग्स होता है बड़े नेटवर्क, जिससे क्या हो रहे हैं आज के युवा ग्रसित हो रहे हैं और उनका पूरा सामाजिक जीवन पूरा बर्बाद हो चुका है। इसके लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन रेजपिल को लॉन्च किया है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किसके द्वारा हुआ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सुरक्षा, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा लॉन्च किया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशन भारत के द्वारा जो शुरू किए गए थे विभिन्न राज्यों में, वो बताया गया है। अब विश्व के बिहार के प्रमुख अभियान और ऑपरेशन, अब बिहार सरकार का ये लोगो बिहार का। अब ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवादी खतरे को जवाब में नागरिक सुरक्षा को परखने के लिए बिहार के 6 जिलों में ये शुरू किया गया। तो बिहार के 6 जिलों में कौन कौन, पटना, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया। ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, इसके तहत ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित किए गए, मतलब लाइट बंद कर दिया गया ताकि युद्ध की स्थिति में क्या हो, युद्ध की स्थिति में लोग पहले से अभ्यस्त रहें। ऑपरेशन मुस्कान किसके द्वारा शुरू किया गया, मोबाइल फ़ोन जो चोरी कर लेते हैं उसके द्वारा बिहार में हुए राज्य स्तर पर मोबाइल फ़ोनों जो बरामद करके उनके असली मालिक तक पहुंचाएगा। लेकिन ये सब केवल योजना है, इसका धरातल रूप में कोई कार्यान्वयन अभी तक नहीं हुआ है। ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन प्रहार बिहार पुलिस और मद्य निषेध इकाई द्वारा शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले और अवैध शराब के कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए निरंतर चलाया जाने वाला अभियान है। ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन लंगड़ा क्या है, राजधानी पटना सहित विभिन्न जिलों में खतरनाक अपराधियों की धरपकड़ के लिए सख्त रणनीति अपनाएं। भागने या पुलिस पर गोली चलाने वाले को क्या पैर में गोली मारी जाएगी। अब यहाँ ऑपरेशन प्रहार, बिहार ऑपरेशन प्रहार एक था क्या, दारू वाले के लिए, लेकिन अब 2.0 भी लॉन्च किया गया ऑपरेशन प्रहार। तो 2.0 है साइबर अपराध और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए। ऑपरेशन नया सवेरा क्या है, बिहार पुलिस कमजोर वर्ग, मानव तस्करी, बाल श्रम, वेश्यावृत्ति और ऑर्केस्ट्रा शोषण के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया, ऑपरेशन नया सवेरा। ऑपरेशन नया सवेरा लॉन्च किया गया किसके द्वारा, ऑपरेशन नया सवेरा लॉन्च किया गया बिहार पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑपरेशन नया सवेरा हो गया। जल जीवन हरियाली मिशन क्या है, जल जीवन हरियाली मिशन किसके लिए, पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राज्य सरकार का सतत अभियान है। सभी 38 जिलों में मिशन मोड पर जारी है। अब इसके तहत क्या है, तालाब कुओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा, व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण होगा, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसे 11 घटक पूरे राज्य में लागू किए जाएंगे जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। राजस्व महाअभियान में क्या है, 38 जिलों में जो भूमि विवाद है, दाखिल खारिज और पुराने भूमि रिकॉर्ड से संबंधित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इसमें जिलाधिकारियों जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मंडलीय आयुक्तों को विशेष वित्तीय शक्तियाँ दी गई ताकि भूमि खरीद, अधिग्रहण, रिकॉर्ड स्क्रीनिंग की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा सके। जो वहाँ के आयुक्त है, जैसे 7 प्रमंडल है ना, तो वहाँ के आयुक्तों के द्वारा कमिश्नर इसको जिलाधिकारियों को विशेष पावर दिया गया है, जिसके तहत वहाँ दाखिल खारिज और पुराने भूमि रिकॉर्ड में त्वरित निष्पादन हो। तो हम लोग ये बिहार का कुछ योजना पढ़ लिए हैं, जिसके तहत ऑपरेशन सिंदूर पढ़े। ऑपरेशन सिंदूर में क्या पढ़े, आतंकवादी खतरों के जवाब देने के लिए ब्लैकआउट के लिए 6 जिलों में अभ्यास किया गया, पटना, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया। किशनगंज पूर्णिया तो वहीं हो गया, अररिया पहले आता है, फिर किशनगंज, फिर पूर्णिया, ये हो गया। ऑपरेशन प्रहार हो गया, ऑपरेशन लंगड़ा हो गया, अब ये सारा हो गया। अब नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग का बैठक क्या था, नीति आयोग की 11वीं काउंसिल बैठक हुई है। तो पहले नीति आयोग को क्या बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। किसके स्थान पे लाया गया था? तो योजना आयोग के स्थान पे, प्लानिंग कमीशन के स्थान पे नीति आयोग को लाया गया। अब नीति आयोग किस पे काम करता है? तो सहकारी संघवाद पे काम करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करता है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सभी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के साथ मीटिंग करके विस्तृत चर्चा करके ही कोई डिसीजन लिया जाता है। तो वही है 11वीं काउंसिल की बैठक की मीटिंग के कहाँ हुई थी? तो इसका जो थीम है, थीम क्या है? इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047, 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाना है। अब 11वीं काउंसिल बैठक का विषय क्या था? इंक्लूसिव ह्यूमन। इसका उद्देश्य समावेशी और सतत विकास के माध्यम से विकसित भारत का निर्माण देना है। थीम क्या है? विकसित भारत @2047 के लिए समावेशी मानव विकास करना है। तो इसकी 11वीं बैठक कहाँ हुई थी? 11 जून 2026 को नई दिल्ली में हुई थी, स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में संपन्न हुई थी, जिसमें सभी 28 राज्य हैं अभी और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब टोटल 36 स्टेट हैं अभी। इसमें शामिल होने वाले अध्यक्ष कौन थे? बैठक की अध्यक्षता कौन की? प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले और अभी तक तो मोदी ही चल रहे हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। और नीति आयोग की अभी की सीईओ कौन है? तो निधि छिब्बर हैं। तो अभी की सीईओ कौन है? निधि छिब्बर हो गए। और इसके पहले कौन थे जिसके स्थान पे इनको बनाया गया? तो VVR सुब्रमण्यम थे। बैठक की अध्यक्षता मोदी ने की। सभी 28 राज्य के मुख्यमंत्रियों की ऐतिहासिक उपस्थिति हुई पहली बार। यह पहला अवसर था जब सभी 28 राज्य के मुख्यमंत्री शामिल रहे। केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, प्रशासकों के साथ केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अशोक लहरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। अभी के उपाध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर अशोक लहरी हो गए। अब इसमें किस पे जोर दिया जाता है? तो मानव पूंजी का विकास करना है। तो इसका ये संवैधानिक निकाय है। पूछेगा नीति आयोग संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नहीं, संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक निकाय है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन नहीं है। ये मानव पूंजी के विकास पे बल देता है। स्किल डेवलपमेंट की, मतलब स्किल आना चाहिए। स्किल रहेगा तो कहीं भी कमा खा लेगा। रोजगार अधिक और बेहतर रोजगार के अवसर सृजित करना है। स्वास्थ्य और सुशासन पे बल देता है। हेल्थ और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अच्छा रहना चाहिए। बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक के नई दिल्ली में। अध्यक्षता कौन किए थे? प्रधानमंत्री मोदी। और उद्देश्य क्या था? विकसित भारत @2047 के लिए समावेशी, सतत और समान विकसित सुनिश्चित करना। अब नीति आयोग से महत्वपूर्ण तथ्य है। नीति आयोग भारत सरकार का क्या है? पॉलिसी थिंक टैंक है। बताया ही, सहकारी संघवाद पे काम करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करता है। तो अध्यक्ष कौन है? मोदी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? वाइस चेयरमैन। तो अरविंद पनगड़िया पहले थे, फिर राजीव कुमार हुए, फिर सुमन बेरी हुए। अभी कौन है? अशोक कुमार लहरी हैं। तो अभी का याद रखना है और पहला याद रखना है। पहला कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे 2015 से 17 में, और 2026 से अशोक लहरी हैं। और पहली सीईओ कौन थी? सिंधु श्री खुल्लर थी। और अभी कौन है? निधि छिब्बर हैं। निधि छिब्बर सीईओ हैं। तो उपाध्यक्ष पढ़ लिए, सीईओ पढ़ लिए। पॉलिसी थिंक टैंक है, सहकारी संघवाद पे काम करता है, संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक निकाय है। पूरा तथ्य नाम बताए दिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कार्य भी बता दिए। रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति बनाना है जिससे भारत का विकास संभव हो। दूर की नीति बनाना है। नवाचार को क्या देना है? बढ़ावा देना है। इनोवेशन को बढ़ावा देना है। और कोऑपरेटिव मतलब आपस में राज्यों को मिलकर काम करना है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम हटा दिया है? तो पहले 2 बच्चे का था कि 2 बच्चे रहेंगे तभी सरकारी नौकरी लगेगी। तो किस सरकार का डिसीजन था? ये मध्य प्रदेश का था। अभी NFHS का डेटा आया है, नेशनल फैमिली हेल्थ फेयर 6 का। सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य कौन सा है? राज्य पूछेगा तो सिक्किम है। सिक्किम 1.0 मतलब 1 है। और सबसे कम पूछेगा पूरे देश में तो अंडमान निकोबार है, वहाँ का क्या है? 0.9 है। और केंद्र शासित प्रदेश भी पूछेगा तो यही होगा 0.9। तो देख लेना क्वेश्चन में कि क्या पूछ रहा है। पूरे देश में पूछेगा तो अंडमान निकोबार आएगा, स्टेट पूछेगा तो सिक्किम आएगा।
तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में सरकारी नौकरियों और सेवाओं से 2 बच्चे का नियम हटाने का प्रस्ताव दिया है। राज्य के सिविल सेवा नियम में क्या है, मसौदे को निरस्त किया। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और इसमें कुल कितने ज़िले हैं? 55 ज़िले हैं। सबसे बड़ा ज़िला कौन है? छिंदवाड़ा ज़िला है। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 230 सीटें हैं। लोकसभा की कितने हैं? 29 सीटें हैं। और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। तो और बिहार में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? लोकसभा की 40 सीटें हैं और विधानसभा की 243 सीटें हैं। यहाँ पे तो विधान परिषद भी, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, इसीलिए बोला है एक सदनीय व्यवस्था। यहाँ पे विधानसभा भी है, यहाँ पे विधान परिषद भी है। बिहार में क्या है? विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो लोकसभा की 40 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, विधान परिषद का सीट आप लोग बताइएगा जिसका चुनाव अभी होगा विधान परिषद का। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट पूरी क्षमता के साथ चालू हुआ है? तो मध्य प्रदेश में चालू हुआ है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में सबसे ज़्यादा कुपोषण कहाँ पाया गया है? तो मध्य प्रदेश में। तो कुपोषण में क्या पाया गया? स्टंटिंग और वेट। स्टंटिंग मीन्स क्या? उम्र के हिसाब से हाइट नहीं है और वेट कम है, वजन कम है, तो जिससे क्या होगा? मानसिक और बौद्धिक विकास उनका कम होगा। मध्य प्रदेश किस राज्य के द्वारा भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा? तो रोलिंग बजट पेश करेगा मध्य प्रदेश। NHAI ने मध्य प्रदेश में NH-45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। तो NHAI क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। तो नितिन गडकरी द्वारा भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित का मतलब है कि वन्य को काटा नहीं जाएगा, उसके ऊपर से फ्लाईओवर को बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश क्या है? दिसंबर 2025 में नक्सलवाद मुक्त हो गया है। नक्सल से 31 मार्च 2026 तक क्या करना है? नक्सल मुक्त बनाना पूरे भारत को लक्ष्य था। सबसे ज़्यादा नक्सल कहाँ था? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहाँ था? बस्तर में था। बस्तर के अबूझमाड़ ज़िले में। और उसके बाद अभी भी नक्सल में कुछ जैसे उड़ीसा, झारखंड में मिसिर बेसरा का नाम, अभी भी कुछ मेन नक्सली बचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भैसोला गांव में PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया। शिलान्यास और उद्घाटन में अंतर होता है। शिलान्यास मतलब अभी शुरू हुआ है काम, तो उसको शिलान्यास बोलते हैं। उद्घाटन मतलब होता है जैसे जो काम पूरा हो जाता है। तो PM मित्र पार्क का उद्घाटन पूछेगा तो हो जाएगा इसका आंसर कहाँ? तेलंगाना। PM मित्र पार्क का उद्घाटन पूछेगा तो आंसर होगा क्या? तेलंगाना। और शिलान्यास कहाँ रखा गया है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले के भैसोला गांव में रखा गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में क्या? भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज बनाया जाएगा। जब हिंदी मीडियम से MBBS कॉलेज डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाला पहला शहर कौन बन गया? जबलपुर। पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदल के क्या किया गया है? राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य रखा गया है। राहवीर योजना की शुरुआत यहाँ की गई है। 25,000 रुपये क्या हो गया? 25,000 रुपये जो भी इसको ले जाएगा उसको क्या हो जाएगा? 25,000 रुपये की योजना हो जाएगी। रैपिडो के साथ इसको शुरुआत किया गया है। मध्य प्रदेश ने देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपिटलिटी नीति 2025 पेश की है। ग्लोबल कैपिटलिटी सेंटर ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर इसको चुना गया है। संगीत शहर किसको चुना गया है? ग्वालियर को चुना गया है। माधव टाइगर रिजर्व देश का क्या है? 58वां टाइगर रिजर्व है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन है? माधव टाइगर रिजर्व है। और सांची क्या है? देश की पहली सोलर सिटी किसको बनाया गया है? सांची को बनाया गया है। राजधानी कहाँ है? भोपाल में है। मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव है। राज्यपाल कितनी है? मंगू भाई पटेल हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 29 सीटें हैं। राज्यसभा की क्या है? 11 सीटें हैं। और यहाँ पे विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है, एक सदनीय व्यवस्था है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी मध्य प्रदेश में बनाया गया। देश की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क भी कहाँ बनाई गई? मध्य प्रदेश में। पहला मित्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थापित किया गया है। पहला हिंदी MBBS कॉलेज कहाँ बनाया गया है? तो जबलपुर में बनाया गया है। देश का 58वां टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर को संगीत शहर में चुना गया है और सांची को पहली सोलर सिटी के रूप में चुना गया है। अब मध्य प्रदेश क्या है? भारत का सेंटर किसको बोला जाता है? मध्य प्रदेश को बोला जाता है। सेंटर का मतलब हुआ कि नॉर्थ साउथ की लंबाई और ईस्ट से वेस्ट के बीच में पड़ता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कुछ मुख्य योजनाएं चालू की गई, जैसे मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना।
तो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना क्या है? सबसे बड़ी डीबीटी योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना है। जिनके खाते में आधार से लिंक रहता है उनके खाते में डायरेक्ट पैसे पहुंचते हैं बिना बिचौलिए की मदद से। तो इससे क्या होता है? इससे लाभार्थी को आर्थिक सहायता पहुंचती है, इससे वे अपना दैनिक रख रखाव चालू रख पाते हैं। 1250 की सहायता राशि 3000 करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, युवाओं को रोजगार का अवसर दिया जाता है। 8000 से 10,000 तक क्या है? स्टाइपेंड दिया है। लाडली लक्ष्मी योजना बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच और शिक्षा के लिए दिया जाता है। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू किया गया है और मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना शुरू किया गया है, जिसमें 12वीं कक्षा में बेहतरीन अंक लाने वाले छात्रों को क्या है? उच्च शिक्षा, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की फीस सरकार द्वारा वहन की जाती है। केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के पूरक के रूप में राज्य के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हिंदी में मेडिकल पढ़ाई बता ही दिए। चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश को बोला जाता है। स्वच्छता में क्या है? नंबर 1 है। देश की पहली सोलर सिटी सांची में बनाया गया है। भौगोलिक विशेषता है कि सेंटर में हृदय प्रदेश और नर्मदा यहाँ की क्या है? जीवन रेखा है। अब हम लोग आज के क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं लास्ट में कि हाल ही में जो व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सेपा भारत और किस देश के बीच लगा? कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किस देश के बीच लगा? आप लोग का कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।